देश में एक बार फिर चुनावी बिगुल बज गया है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्य के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इसके साथ ही देश भर में 47 विधानसभा सीटों पर भी वोट पड़ेंगे। इनमें मध्य प्रदेश की भी 2 सीटें बुधनी और विजयपुर शामिल है, जहां 13 नवंबर को वोट पड़ेंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। बात चुनावी समीकरणों की करें तो महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। पिछला चुनाव भाजपा और शिवसेना ने मिलकर लड़ा। बीजेपी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 105 सीटों पर जीत दर्ज की। शिवसेना ने 126 सीटों पर चुनाव लड़ा और 56 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 147 पर लड़कर 44 सीटों पर जीत दर्ज की। एनसीपी ने 121 पर लड़कर 54 सीटों पर जीत हासिल की। एमएनएस ने 101 विधानसभा सीटों पर लड़कर 1 सीट पर जीत दर्ज की। सीएम की कुर्सी को लेकर भाजपा और शिवसेना में मतभेद की स्थिति हो गई। 23 नवंबर 2019 देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बहुमत सिद्ध करने से पहले ही दोनों ने 26 नवंबर को इस्तीफा दे दिया। 28 नवंबर को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन महाविकास अघाड़ी बना। 3 साल तक उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाअघाड़ी की सरकार चली। 2022 एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी। शिंदे ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहा। महाअघाड़ी दल बहुमत साबित करने में असमर्थ रहा। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में भाजपा, शिवसेना, एनसीपी की सरकार बनी। सुप्रीम कोर्ट ने भी शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दिया। शिवसेना के बाद एनसीपी भी टूट गई। 40 विधायकों के साथ अजित पवार बागी हो गए। एनसीपी अजित गुट भी सरकार में शामिल हो गया। अजित पवार को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मौजूदा समय में सत्ता पक्ष वाली महायुति गठबंधन के पास 218 सीटें हैं। विपक्षी महाअघाड़ी दल यानी विपक्ष के पास 77 सीटें हैं। वही बात झारखंड की करें तो झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। 2019 भाजपा ने 25 सीटें जीती थी। जेएमएम ने 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थी। जेवीएम ने 3, राजद ने 1, आजसू 2 सीटें जीती थी। आने के खाते में 4 सीटें आई थी। वही बात मध्य प्रदेश की करें तो ये भाजपा की सबसे मजबूत सीटों में एक है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर 2 दशक से भाजपा का कब्जा है। वहीं श्योपुर की विजयपुर सीट 6 बार कांग्रेस से विधायक रहे रामनिवास रावत के भाजपा में आने के बाद खाली हुई है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए रामनिवास रावत अब डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट में मंत्री हैं। भाजपा ने रामनिवास रावत को उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। भाजपा से बुधनी में 3-4 नामों का पैनल है, तो कांग्रेस को बुधनी और विजयपुर दोनों सीटों में दमदार उम्मीदवार की तलाश है। हालांकि दोनों पार्टियां यहां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी नहीं है। मतदाता भी मानसिक रूप से तैयार है। इस उपचुनाव में दोनों क्षेत्र के मतदाता ये तय कर चुके हैं कि सरकार के साथ चल के क्षेत्र का विकास करेंगे। क्योंकि हमने विकास की परिकल्पना के साथ हम चुनाव में, हम गरीब कल्याण के परिकल्पना के साथ चुनाव में है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी दोनों स्थानों पर चुनाव जीतेगी। मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, उसमें विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी रामनिवास रावत जी पर दाव लगा रही है, लेकिन निश्चित रूप से वहाँ की जनता मान के चलती है कि दल बदल का उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। और आज यही हालत मध्य प्रदेश की बुद्धि से की है, जहाँ शिवराज सिंह चौहान ने सीट छोड़ी है। उनके पुत्र के लिए सुना जा रहा है कि कार्तिक सिंह चौहान को शायद टिकट दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ अगर टिकट दिया जाएगा तो पारिवारिक परंपरा का निर्माण किया जाएगा, लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी है। वो पहले वाले हालात नहीं रखे। अब मान के चलना कि बुद्धि का परिणाम इस बार उलटफेर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त के बाद विपक्ष कुछ दिनों पहले तक अति उत्साह में नजर आ रहा था, लेकिन हाल ही में हरियाणा विधानसभा में हार के बाद कांग्रेस सहयोगी दलों के ही निशाने पर है। वहीं भाजपा बैकफुट से फ्रंट फुट में आ गई है। अब महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य और गठबंधन की राजनीति वाले झारखंड के नतीजे बहुत हद तक देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा विकास के नारे के साथ चुनाव मैदान में है, तो कांग्रेस विजयपुर में विश्वासघात और बुधनी में बदलाव की बात पर मैदान में है। यहाँ भी उपचुनाव के नतीजे जनमत की परख के साथ दोनों पार्टियों के प्रदेश नेतृत्व की परीक्षा की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा महाराष्ट्र से राष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं।
उपचुनाव में किसके हाथ आएगी बाजी? महाराष्ट्र में महायुति बरकरार रख पाएगी सत्ता? झारखंड में किसकी सजेगी चुनावी झांकी? मध्य प्रदेश में किसके हाथ बुधनी और विजयपुर? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। अभी हाल में ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों के नतीजों ने कांग्रेस को निराश किया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने बेहद अच्छी वापसी की। तीसरी बार जिस प्रकार से सत्ता विरोधी लहर थी उसको बहुत अच्छे से प्रबंधित किया और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में इतिहास रचा, अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहीं जम्मू कश्मीर में उन्हें अच्छी सीटें मिली और कांग्रेस के हाथ दोनों जगह निराशा लगी। आम आदमी पार्टी भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, जबकि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ राज्य है हरियाणा। अब बात आती है महाराष्ट्र के चुनावों की। निश्चित रूप से कांग्रेस को इस महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव हैं इसके नतीजे बहुत बड़े हद तक कांग्रेस को प्रभावित करेंगे। उसका कारण ये है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार का फेरबदल हुआ, सत्ता का जो चरित्र महाराष्ट्र में दिखा, एनसीपी अजीत गुट तो शिवसेना उद्धव, शिवसेना शिंदे, तो जिस प्रकार की उठापटक हुई, जिस प्रकार की हाय तौबा हुई, महाराष्ट्र की जनता को वो रास आई होगी नहीं आई होगी। और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी बतौर केंद्रीय मंत्री सांसद के तौर पर केंद्रीय राजनीति में चले गए, तो उनकी जो विधानसभा सीट बुधनी वो खाली हुई है। और रामनिवास रावत विजयपुर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, मंत्री बन गए हैं, मंत्री बनकर वो मैदान में जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी ये सीट ऐसी हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी का क्षेत्र है तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन कांग्रेस विजयपुर से जीती आई है, तो अगर वो वहाँ परास्त करती है भारतीय जनता पार्टी को तो एक मैसेज है कि जनता दल बदल और अवसरवाद की राजनीति को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। तो महाराष्ट्र की राजनीति राष्ट्र का जो मानस है वो तय करेगी। हरियाणा की हार से निश्चित रूप से कांग्रेस हताश होगी, लेकिन अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस बेहतर करती है, जो महाअघाड़ी गठबंधन है वो कुछ बेहतर करता है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को उससे एक बड़ी प्राणवायु मिलेगी। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं संतोष गौतम जी, मुख्य प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो संतोष जी, हरियाणा की हार और जम्मू कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा सीट नहीं मिली हैं, तो संतोष ही करना पड़ेगा। किया भी, कहा कि हारे जरूर हैं लेकिन हताश नहीं हैं, नतीजों की समीक्षा करेंगे और फिर से मैदान में आएंगे। महाराष्ट्र का चुनाव निर्णायक चुनाव है। हरियाणा के बाद अगर महाराष्ट्र में आप भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकते हैं और कांग्रेस वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस करती है अपने सहयोगी दलों के साथ, तो निश्चित रूप से मंजिल जो है दूर भले ही हो, ओझल नहीं होगी। क्या कहें? नवीन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो हरियाणा की जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की, वो इसलिए उनको करना जरूरी थी, चाहे उसके लिए उनको कोई भी चिकड़म भिड़ानी पड़ती, क्योंकि उनको मालूम था कि इसका सीधा नतीजा झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर पड़ेगा। तो हमारे वोट परसेंटेज समान होने के बाद, केवल 23,000 वोटों का अंतर दोनों दलों के बीच में होने के बाद भी अगर जब उन्होंने सरकार बनाई है, तो हम इसको इसलिए अपनी हार नहीं मानते क्योंकि एक भी एग्जिट पोल से लेकर ग्राउंड पर जो भी सर्वे कर रहे थे, उनमें से एक ने भी कांग्रेस की हार को दिखाया नहीं था वहां हरियाणा में। लेकिन उसके बावजूद हम हारे हैं। तो हम समझते हैं कि 99% जहां पर मशीनों का यूज हुआ, बैटरी यूज, वहां भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग की ओर
ओर भी उंगलियां खड़ी हुई हैं, चाहे इसको हमारी हार की हताशा कहकर कोई खारिज कर दे। लेकिन ये कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है कि कोई बैटरी पूरे दिन चलने के बाद और स्ट्रांग रूम में रहने के बाद केवल 99% उसका उपयोग हो और उसके बाद 60-70% की जहां पर उपयोग की बैटरियां पाई गई वहां कांग्रेस जीत गई। तो मैं समझता हूं कि इस सब के बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता का जो आक्रोश अब हो गया है कि हरियाणा में हमें जानबूझकर हरा दिया गया, हम 99% बैटरी यूज को लेकर और तमाम जो डर्टी ट्रिक्स के डिपार्टमेंट द्वारा वहां खेल किए गए उनको लेकर हम पहले से सतर्क हैं, जो कि महाराष्ट्र और झारखंड में हम हमारे कार्यकर्ताओं को पहले निर्देशित करेंगे कि ऐसी जहां भी शिकायतें आए आप तुरंत वहां पर आपत्ति दर्ज कराइएगा। और चूंकि हमको जनता पर पूरा विश्वास है, हरियाणा में तो हमारी जीत निश्चित थी, हमें जानबूझकर हराया गया, तो महाराष्ट्र और झारखंड में वो सेंटीमेंट बदल जाएगा मैं नहीं समझता हूं। हरियाणा की हार जो है वो हमको परोस दी गई, हमको दे दी गई है जबरदस्ती, हम हारे नहीं हरियाणा में। और कश्मीर का रिजल्ट तो आपको पता ही है। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी जो हमारा गठबंधन है एनसीपी शरद पवार से और शिवसेना उद्धव ठाकरे से, हम समझते हैं कि हम बहुत जबरदस्त जीत दर्ज करेंगे और झारखंड में भी हेमंत सोरेन के साथ हम जबरदस्त जीत दर्ज करेंगे। घनश्याम जी, महाराष्ट्र में जीत दर्ज करेगी कांग्रेस, हरियाणा भी हारी नहीं है, हराया गया है। हमें दुनिया वालों हताश न समझो, हम हारे नहीं हैं, हराए गए हैं, ये कह रही है कांग्रेस। क्या कहेंगे? बिल्कुल, कांग्रेस ने जो गम पाल रखा है वो गम जनता उनका समय समय पर उतारती है। और देखिए, सीधी सीधी रटी रटाई बात ये कांग्रेस को हमेशा से आती है। जीत गए तो हम जीत गए, हार गए तो ईवीएम ने हरा दिया, योजना से हरा दिया, चुनाव आयोग ने हरा दिया। ये बिल्कुल सेट लाइनें हैं इनकी, और वही आदरणीय संतोष जी अभी बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे समझ में ये नहीं आता है कि कांग्रेस जनता पर विश्वास क्यों नहीं कर रही है, और कांग्रेस जनता पर विश्वास नहीं कर रही है तो जनता कांग्रेस पर विश्वास नहीं करती है, और उसका परिणाम रहता है कि चुनाव के दौरान कांग्रेस को आईना दिखाने का काम जनता जनार्दन करती है। और ये देखेंगे आगे भी कि जो चुनावों की घोषणा हुई है, महाराष्ट्र में हो, झारखंड में हो, मध्य प्रदेश की अन्य प्रकार के जो उपचुनाव हैं, इन सब में भी जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने वाली है। क्योंकि ये जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है, उस घोड़े को रोकने का काम कांग्रेस समय समय पर जो करती है वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। और इसलिए सफल नहीं हो पाएगी कि जनता जनार्दन को हम भगवान मानते हैं और इनके हित कल्याण के लिए योजनाएं कार्यक्रम हम बनाते हैं, उसको धरातल पर उतारते हैं। और आप देखेंगे उस आधार पर वैसे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है, और आपने अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत को अश्वमेध यज्ञ से जोड़ा है तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है लवकुश ने ही बांधा था। बड़े नवोदित बालक थे। कांग्रेस कहीं अपने लवकुश ढूंढ न ले। मैं वही निवेदन कर रहा हूं कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भगवान श्री राम का था, और भगवान श्री राम के पुत्र ही लवकुश थे। उन्हीं में इतनी हिम्मत ताकत थी, उस घोड़े को रोक पाए थे वो। तो कांग्रेस के पास में ना तो वो राम के साथ में और न राम की बात करते हैं। राम का मंदिर अगर बनेगा तो उसको कटघरे में खड़ा करने का काम कांग्रेस करती आई है, तो कभी भी इनके पास में उस प्रकार की शिद्दत और ताकत नहीं रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध यज्ञ के ये घोड़े को वो रोक पाए, विजय रथ को ये चाबुक लगा पाए या उसको अवरोध पैदा कर पाए। आप देखेंगे पूरे के पूरे हमारे दोनों प्रांतों में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और हमारे मध्य प्रदेश के जो दोनों उपचुनाव हैं उन दोनों उपचुनाव में भी, विजयपुर में भी और बुधनी में भी, आप देखेंगे हमारी तैयारी हमारी है। हमारा बूथ स्तर पर कार्यकर्ता तैयार है। अभी भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है, हम उस सदस्यता अभियान के माध्यम से जन जन तक जा रहे हैं। सदस्यता का अपना हम ग्राफ बढ़ा रहे हैं। हमारी जनहितैषी योजनाएं जो पार्टी की हैं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की हैं, प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की हैं, वो हम जनमानस के बीच में ले जा रहे हैं। उससे अभिभूत होकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और आप देखेंगे बुधनी में भी
भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और विजयपुर में भी हमारे रावत जी जीतेंगे, क्योंकि वहाँ की जो हमारी जनता है वो समझदार है। उनको लगता है कि एक मंत्री हमारे बीच में है और मंत्री रहेगा तो क्षेत्र का जिस प्रकार से विकास की आवश्यकता है उन विकास को हम पूरा करेंगे, अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, जनता की अपेक्षाओं में हम खरा उतरेंगे। इसलिए दोनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। प्रतिक्रिया लेता हूँ रमेश जी से। रमेश जी देखिए, मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव हैं, उपचुनाव तो ठीक ही हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए हैं कि एक जगह पर कांग्रेस से आए हुए नेता जिनको मंत्री पद मिला है और वो मंत्री हैं और अब विधायकी के लिए जा रहे हैं, नियम अनुसार 6 महीने में जाना है, तो जनता इस फेरबदल को, इस दल बदल को कैसा रिस्पॉन्स करती है, एक छोटा सा लिटमस टेस्ट हो सकता है। हालांकि उपचुनावों में सामान्यतः सरकार ही जीतती आई है, लेकिन महाराष्ट्र के जो चुनाव हैं और झारखंड के चुनाव है, झारखंड के उस पर अगर आप नज़र डालें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों के करीब करीब 46 सीटें हैं और सरकार 40 पर वहाँ बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी की भी कम सीटें नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की 25 सीटें हैं। और महाराष्ट्र में जो हुआ, महाविकास अघाड़ी और एनसीपी गुट, जितनी तोड़ा फोड़ी महाराष्ट्र में हुई, राजनीति के लिहाज से ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। मतलब सत्ता का चित्त और चरित्र अब बहुत स्थायी नहीं है, तो जनता या तो इस प्रकार के पॉलिटिकल उठापटक को जनता एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ ठीक है, किसी बड़े उद्देश्य के लिए इस सब को कहीं ना कहीं समायोजित किया जाएगा, या फिर जनता इन सब के विरोध में मतलब सरकार के खिलाफ जाएगी या सरकार के साथ जाएगी। हरियाणा में ऐसी स्थितियां नहीं थी। हरियाणा में स्पष्ट था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला था, तो उन्होंने नायब सिंह सैनी को लाके एक एंटी इनकम्बेंसी कम करने की कोशिश की, सफल भी हुए उसमें। लेकिन महाराष्ट्र में वैसा नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत जोड़ तोड़ हुई है पिछले चुनाव से। इन दोनों प्रांतों के, झारखंड का भी और महाराष्ट्र का भी चुनाव बहुत दिलचस्प होगा इस बार, और मेरे को लग रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर होगी। स्पष्ट तौर पर मुझे किसी भी गठबंधन की बहुत स्पष्ट जीत की संभावना वहाँ भी नहीं दिख रही। बहुत कांटे की टक्कर होगी और चुनाव बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्ष की जो गठबंधन है वो कितना मजबूत बनता है, या त्रिकोणीय संघर्ष होगा कि दुकोणीय संघर्ष होगा। ये ठीक है कि हरियाणा के चुनाव परिणाम से भाजपा उत्साह में है, लेकिन अगर आप हरियाणा का वोट प्रतिशत देखेंगे तो कांग्रेस को मुश्किल से 0.85 वोट ही कम मिला है। मतलब वोट में कोई बहुत अंतर 1% भी नहीं है ना, तो 1% मान ले अपन, तो वोट में चूंकि अंतर नहीं है। तो इसी तरीके से अगर महाराष्ट्र में और झारखंड में विपक्ष की गठबंधन जिसकी की संभावना मुझे दिख रही है बन गया, तो भाजपा को कठिनाई जाएगी और तगड़ा चुनाव होगा। क्योंकि इस समय आप देख लें, वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या देश में कहीं भी हो, चुनाव के केंद्र में भाजपा है और भाजपा के खिलाफ वोटिंग होती है। तो अगर भाजपा के खिलाफ बहुकोणीय संघर्ष है तो भाजपा के खिलाफ वाला वोट बटेगा, और भाजपा के खिलाफ अगर इकट्ठा है तो वो कहीं ना कहीं मिलेगा, जैसा जिसको हमने उत्तर प्रदेश में देखा। क्योंकि सारे गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक हो गए थे, तो इसलिए भाजपा को वहां नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में। तो मोटे तौर पर इन दोनों प्रांतों का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, और चुनाव नॉमिनेशन के बाद, और तब स्थिति स्पष्ट होगी नॉमिनेशन के बाद कि स्थिति क्या बनती है, गठबंधन विपक्ष का कैसा रहता है, उस सत्तारूढ़ दल का गठबंधन कैसा रहता है, उस पर फिर चुनाव का परिणाम बहुत निर्भर करेगा। अभी लेकिन आज की तारीख में तो झारखंड और उसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश के तो दोनों का परिणाम लगभग स्पष्ट है। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बदलाव की संभावना मुझे दिख नहीं रही। बुधनी में तो कुछ है नहीं, जो कुछ संघर्ष है वो विजयपुर में है। लेकिन अब विजयपुर में अगर जो तीनों भाजपा के भीतर जो 3 कॉर्नर हैं, उन तीनों कॉर्नर को अगर उन्होंने एकजुट कर लिया तो वहाँ भी कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन विजयपुर में टक्कर होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दोनों प्रांतों के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जी संतोष जी, देखिए, जनता का संतोष अगर आपके साथ हुआ तो बहुत बेहतर है। हरियाणा में कोई भी ऐसा पॉलिटिकल कोई बहुत बड़ा उठापटक नहीं था, एक स्थिर सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। कोई दल बदल की, खरीद फरोख्त की, किसी प्रकार की कोई ऐसी पॉलिटिकल मिसहैपनिंग नहीं हुई थी। कहें कि कोई राजनीतिक ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ था जिसको सत्ता के चित्त चरित्र से और सत्ता लोलुपता से जोड़ा जाए। लेकिन महाराष्ट्र में तो क्या नहीं हुआ, शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए,
मतलब कौन किसके दल में चला गया, क्या स्थिति बनी, समझना मुश्किल है। तो जनता का मानस कैसा होगा, क्या पॉलिटिकल सिनेरियो रहेगा, महाराष्ट्र में कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर यह आप सफल हुए कि नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए इसी प्रकार का तोड़फोड़ करती है, जनता आपके साथ खड़ी हो गई, तो हरियाणा की हार का दर्द बहुत हद तक महाराष्ट्र से कम किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र आपके लिए, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। उपचुनाव तो हैं ही मध्य प्रदेश के, तो लड़ाई बहुत तगड़ी है आपके लिए। देखिए, निश्चित रूप से नवीन जी, मैं पहले महाराष्ट्र की बात कर लूं तो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से जो जनमत मिला था, जनता का जो पहला जनमत मिला था, ये ओरिजिनल जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पार्टियों को तोड़ा है, तो असल में उन्होंने जनमत की उपेक्षा करके और जनमत को एक प्रकार से धता बताकर वहां सरकार बना रखी है। तो निश्चित रूप से जो चुनाव होंगे तो जनता इस बात का भी बदला लेगी कि हमारे हिसाब से जब हम सरकार चुनते हैं उसको आप बदल देते हैं अपने राज्यपालों के माध्यम से, अपने धनबल के माध्यम से, ईडी सीबीआई के माध्यम से। तो क्या ये भी मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं तो निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि हम अगर विश्लेषण करें निष्पक्ष, तो भारतीय जनता पार्टी के जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, जो अमित शाह के नेतृत्व में चलता है, जो ईडी सीबीआई के नेतृत्व में चलता है, तो जो एजेंसियों के नेतृत्व में चलता है, जो धन पशुओं के नेतृत्व में चलता है, उसके खिलाफ जनता में एक आक्रोश का माहौल है। तो महाराष्ट्र में तो निश्चित रूप से जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है और शरद पवार गुट है एनसीपी का, उसके साथ मिलकर कांग्रेस वहां पर सरकार बनाएगी। मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी अड़चन दिखाई नहीं देती। और जैसा कि हरियाणा के नतीजों के मामले में हमने खुद विश्लेषण किया कि 1% भी वोटों का अंतर नहीं है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में करारी हार हुई थी, अभी घनश्याम पिरोनिया जी कह रहे थे कि वो राम के साथ हैं और कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, राम ने तो स्पष्ट मैसेज दे दिया है उत्तर प्रदेश में कि आप जो है हमारे नाम का ज्यादा दुरुपयोग न करें। यहां तक कि अयोध्या में जब इनको मैसेज मिल गया तब भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि राम के नाम का दुरुपयोग अब अधिक नहीं चल पाएगा, इनको अन्य मुद्दों पर आना पड़ेगा। तो हरियाणा की जीत इसलिए दर्ज कराई गई अपनी एजेंसियों के माध्यम से, अब मैं क्या नाम लूं कि किस प्रकार से लोकतंत्र के स्तंभ भी उनके साथ में हो गए, चुनाव आयोग जैसे। मैं समझता हूं कि पूरी ताकत से उन्होंने ये चुनाव लड़ा और अपने हर हथियार को, चाहे वो धनबल हो, कैसा भी हो, एजेंसियां हो, सबके माध्यम से हरियाणा में 1% से भी कम के अंतर से अगर सरकार बना ली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि झारखंड और महाराष्ट्र में वो परिणाम दोहराए जाएंगे। दूसरा, मैं झारखंड में भी कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से चुनाव में मुख्यमंत्री को जेल भेजने की इन्होंने प्लानिंग की। चाहे वो आपकी बात ले लो, अरविंद केजरीवाल को, अरे भाई चलिए मान लीजिए एक बार कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप और भ्रष्ट हो भी सकते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी वही उनको साथ ट्रीटमेंट करती है जैसा कि अजित पवार के साथ किया, हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ किया या येदियुरप्पा के साथ करते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी रहता है तो वो बिल्कुल सदाचारी हो जाता है, लेकिन जब दूसरे दल में रहता है तो उसको खिलाफ ईडी सीबीआई तमाम जांचें लगाकर और उसको भ्रष्टाचारी सिद्ध कर दिया जाता है। तो जनता जो हेमंत सोरेन की भी जो प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, उसका भी बदला झारखंड में लेना चाहती है। जी, हरियाणा तो हथिया लिया घनश्याम जी, लेकिन महाराष्ट्र में ये हथकंडे चलेंगे नहीं। महाराष्ट्र और झारखंड बिल्कुल झाड़ पोंछ के रख देगा। देखिए नवीन जी, मैंने पहले भी कहा कि संतोष जी और उनकी पार्टी का जनता पर कोई विश्वास नहीं है, और इसलिए वो घुमा फिरा करके उन्होंने अभी एक और आरोप लगा दिया कि जो जैसा चौथा स्तंभ ही सीधे सीधा है, वो एजेंसियां वो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अरे भाई, विश्वास करना तो सीखो ना। विश्वास ही नहीं कर रही कांग्रेस, जनता पर विश्वास नहीं है, मीडिया पर विश्वास नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का काम, भ्रम फैलाने का काम, ये कांग्रेस का हमेशा रहता है, उस पर ही आप कर रहे हैं। और आप निश्चिंत रहें, कल भी हम राम के ऊपर विश्वास था हमारा, आज भी राम पर विश्वास है और कल भी राम पर विश्वास रहने वाला है। पत्थर भी राम के नाम पर तर जाते हैं, तो हम जैसे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी ये क्यों नहीं तरेगी? आप निश्चिंत रहें, क्योंकि हम सत्य के आधार पर चलते हैं। आप अंदाज लगाइए, राम मंदिर के नाम पर आप अभी कह रहे थे कि दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग तो कांग्रेस करती आई है। राम मंदिर के आधार पर आपने तीन प्रदेशों की सरकार को समय हटाया था, ये कौन सा आपका वो था? असली कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी कभी तोड़फोड़ की राजनीति में न तो विश्वास करती है
और न कभी इस प्रकार का काम करती है। आपको अपना घर नहीं संभालना आता है, घर नहीं संभाल पाते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। और इसलिए आप निश्चिंत रहें, झारखंड में भी सरकार बनेगी, महाराष्ट्र में भी बनेगी, और मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताने वाली है। क्योंकि मैंने प्रारंभ में कहा कि जो हम बात करते हैं, हम कहते हैं, जनता की अपेक्षाओं में हम खरा उतरने का प्रयास करते हैं, उसको हम पूरा करते हैं जी। कांग्रेस की तरह केवल गाल बजाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, मूल चीज वही है, मूल विषय भी वही है कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल हुई। सोचिए कि जिस शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में रास्ता खोला, वो शिवसेना दो फाड़ हो गई। एनसीपी में अजित गुट अलग हो गया, दो बड़े दल महाराष्ट्र में दो फाड़ हो गए। सत्ता का जिस प्रकार का चरित्र महाराष्ट्र में है, उस पर जनता का क्या रिएक्शन रहेगा। और झारखंड में शिबू सोरेन की अपनी एक वजूद है। झारखंड कहें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड बनाने का श्रेय जो है अगर उन्हें मिले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो झारखंड की जनता का उस परिवार से एक जुड़ाव है। अब वो हेमंत सोरेन जेल गए, जेल से छूटे, अब ये इसका जनता के उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, सहानुभूति मिलती है या जनता के मन में असंतोष होता है। लेकिन दोनों जगह के चुनाव, हरियाणा में जैसा था कि नीट एंड क्लीन सरकार थी, आमने सामने की लड़ाई थी, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ जैसी, ये इन दो प्रदेशों में वैसा नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कहा। इसके अलावा चूंकि वो सर्वे चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपनी बात भी हुई थी, हरियाणा का अपन को अंदाज था कि वहाँ क्या परिणाम होगा। उसका कारण है कि हरियाणा का जो मतदाता है वो थोड़ा वोकल मतदाता है। महाराष्ट्र का मतदाता साइलेंट रहता है, वो बोलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसके कारण एक और बात जो मुझे लग रही है कि चुनाव की घोषणा के बाद अगर मान लीजिए शिवसेना में या एनसीपी में थोड़ा बहुत इधर उधर दल बदल अगर इधर हो तो वो भी आश्चर्यजनक नहीं होगा। तो वहाँ का मतदाता साइलेंट रहता है महाराष्ट्र का, और वो चुपचाप वोट करता है। तो ऐसी स्थिति में आज अभी नहीं कहा जा सकता, ये माहौल बिल्कुल नॉमिनेशन के बाद बहुत स्पष्ट होगा। एक और बात जो मुझे लग रही है कि मतदाता वहाँ पर कई मामलों में नेगेटिव वोट करता है। किसी को मिलेगा भी, मान लीजिए किसी को बहुमत भी मिला है वहाँ पर, तो वो नकारात्मक वोटों का बहुमत मिला है। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की बात बिल्कुल बहुत अलग है। और इस प्रकार न केवल इस बार वहाँ राजनीतिक उठापटक है, बल्कि आप अगर वहाँ के सामाजिक समीकरणों में पिछले कुछ दिनों से देखें तो उसमें भी भारी उठापटक चल रही है। ऐसी स्थिति में जो भी मतदान होगा उसमें नकारात्मकता की चीज ज्यादा होगी, और परिणाम का भी कुछ कहा नहीं जा सकता। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो महाराष्ट्र की महाजीत किसे मिलेगी और झारखंड किसको झाड़ पोंछ के अलग करेगा, और मध्य प्रदेश के उपचुनाव किसके लिए प्रमुख चुनाव की तरह काम करेंगे, ये वो सवाल हैं जो समय आने पर अपने जवाब खुद खोज लाएंगे। लेकिन इनके जवाब कहीं ना कहीं राजनीति के संकेतक होंगे। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।